नमस्कार साथियों, यूपीएसआई को लेकर के मुझे समझ में आ गया है कि आप सबका पैनिक बटन दब चुका है। आप सबको पता चल गया होगा कि अभी तक अशोक खरे सर की रीफाइल हो गई। आप एकदम परेशान हैं कि आप भर्ती लटक जाएगी। आप कमेंट सेक्शन में भी वैसी ही बातें पूछ रहे हैं, तो आपकी परेशानी मैं समझ सकता हूँ। लेकिन भैया किसी भी चीज़ को ना रीट फाइल हुई है, लेकिन किस ग्राउंड पे हुई है ये भी तो समझ लो। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हाई कोर्ट के अंदर ये भी समझ लो ना। ऐसे ही भर्ती लटक जाएगी बस। तो पहले और यही सब चीज़ की वजह से ना मुझे कभी कभी अच्छा भी लगता है कि चलिए आप सबके बीच में आके कम से कम ये जो कन्फ्यूजन है ना वो क्लियर तो कर पाता हूँ मैं। तो देखिए ये बात सही है, लेकिन पहले तो आप यही गलत है कि अशोक खरे सर ने रीट फाइल की है। रीट अशोक खरे सर ने नहीं फाइल की है, उनके पुत्र ने की है। हालांकि वो भी एक अच्छे एडवोकेट हैं और सीनियर एडवोकेट हैं, तो बट अशोक खरे सर ने इस केस को नहीं हैंडल किया है, इसको वो कर रहे हैं। ठीक है, 274 लोगों की टोटल लिस्ट है एपिलेट में। स्टेट वर्सेस यूपी बोर्ड एंड 4 अदर्स के वर्सेस केस किया गया है। रीट नंबर भी मुझे पता है और मेरे पास पूरा एक PDF है उसका। तो ये जो है वो केस हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भर्ती एकदम से कोर्ट में जाएगी और लटक जाएगी। तो आप एकदम से परेशान कि रिजल्ट अब नहीं आएगा, पंचवंशीय योजना हो जाएगी, ऐसी चीज़ें जो आपके दिमाग में आ रही है ना, सबसे पहले तो इस नकारात्मकता से आप बचा कीजिए, ये आपके लिए बेहतर है। तो चलिए 1 बाय 1 पहले मैं आपको वो बताऊं और फिर ये भी बताऊं कि किस ग्राउंड पे केस किया गया है और एविडेंसेस क्या हैं जिनको लेकर के रिलायबल हो रहा है। मेरे हिसाब से सिर्फ 2 ही ऐसे एविडेंस दिख रहे हैं जिसको लेकर के कोर्ट में कुछ होगा, बाकी सारे एविडेंस बस बेकार हो जाएंगे, उनका कोई वैल्यू होगा नहीं, मुझे ऐसा लगता है। तो उन सारे पहलुओं पर बात करूँ, लेकिन अगर चैनल पर नए हैं मेरे बंधुओं साथियों तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि आपका सहयोग भी बना रहे और हम भी थोड़ा सा मोटिवेट रहें, आपको आगे अपडेट देते रहें। तो चलिए आप बताते हैं आपको 1 बाय 1। 20/1/2022 को फाइल किया गया था, ठीक है, और 22/1/2022 को रजिस्ट्रेशन कर दिया गया था। देखिए मेरा काम ये है ना कि दरअसल बात ये है कि मुझे पता होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब तक कोई चीज़ पूर्णतः ऑथेंटिक ना हो जाए, इसको लेकर के भी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी, ठीक है ना। जैसे कुछ पार्टिशनर्स जो थे, पिटिशनर्स, वो अलग उनका हिसाब किताब चल रहा था, इनका कुछ अलग था। तो जब तक कोई क्या है ना, एक जिम्मेदारी होती है, अगर आप सबके बीच जुड़ा हूँ तो एक ऑथेंटिकेशन नहीं होगा, तो फिर बाकी चैनलों के जैसे मैं भी आकर के डेली बोलता रहूँगा कि रिजल्ट आ गया, चेक कर लो रिजल्ट, कल आएंगे रिजल्ट, है ना। तो इससे आदमी आपका भरोसा जीतना बड़ी बात नहीं होता, उसको कायम रखना भी बड़ी बात होती है। और मैं हमेशा ये प्रयास करता हूँ कि आपका भरोसा न टूटे, इसलिए जब भी कोई ऑथेंटिकेट चीज़ आती है तभी मैं आपको उसके बारे में बात करता हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। अब देखिए यहाँ से क्या जाता है। देखिए एविडेंसेस के नाम पे जो बहुत सारा बवाल खड़ा करके रखा हुआ है, स्क्रीन मॉनिटरिंग का जो बात हो रहा है, जो मैंने आपको बताया भी था वर्चुअल कंप्यूटिंग के बारे में, तो देखिए वो तो पूरी तरह से फेक हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो फोरेंसिक जांच होती है वो जांच एजेंसियां करती हैं, और जब तक उसका कोई फोरेंसिक एविडेंस सबमिट नहीं होगा तब तक वो कभी भी लीगल टेंडर नहीं होगी, कभी भी कोर्ट में एक्सेप्टेबल नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे ग्राउंड्स बनते हैं जिसके ऊपर मामला जो है बनता है। बाकी ये सब आप जो देख रहे हैं कि 150 नंबर आया है, 156 नंबर आया, 148 नंबर आया, 140 नंबर आया, देखिए मैं सिर्फ आपको लीगली बातें बता रहा हूँ। इसमें आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहते हो कि भर्ती रद्द हो जाए, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो चाहते हो कि नहीं ये भर्ती पूरी हो, ठीक है। तो आप दोनों अलग अलग तरीके से अपना जजमेंट बना सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ जो कोर्ट के अंदर हो रही हैं और जो कोर्ट आपको एडमिसिबल करके बताएगा और वहाँ से किस दिशा में लेकर जाएगा, ठीक है। तो मैं सिर्फ उस पहलू पे बात कर रहा हूँ। जहाँ तक मेरा अपना बात है, मेरा मानना ये है कि अगर भर्ती में गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्षता से, और जिन जिन लोगों ने गड़बड़ियाँ की हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ना कि पूरी भर्ती को रद्द कर दिया जाए या पूरी भर्ती को ही रोक दिया जाए और फिर पंचवर्षीय योजना में लिया जाए। क्योंकि ये भी सही है कि अगर 10, 20, 50, 100, 1000 लोगों ने गलतियाँ की हैं तो 10, 20, 50 हज़ार लोगों ने ईमानदारी से पेपर भी दिया है और उनकी भी मेहनत लगी है। तो ये जो है दोनों पक्षों की तरफ से देखा जाना चाहिए, ना कि किसी एक पक्ष की तरफ से देखा जाना चाहिए। चलिए अब 1 बाय 1 एविडेंसेस की बात करते हैं। बहुत सारे एविडेंसेस में पेपर कटिंग्स हैं, जो पेपर में लिखा गया है, पेपर की कटिंग्स हैं जिसमें माफिया गिरोह लिखा गया है, नकल माफिया, इन सब के जो आर्टिकल्स आए हैं उनका एक आर्टिकल पूरा बना के रखा गया है। तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक कि वो प्रेस ने जो लिखा है जिस भी पेपर ने, तो वो तब तक ऑथेंटिकेट नहीं होगा जब तक कि वो पेपर का ऑनर जो है, संपादक जो होता है, ये एक रूल होता है, या फिर कोई भी अथोराइज पर्सन उस मामले को लेकर के कोर्ट में पेश ना हो और उससे रिलेटेड एविडेंस कोर्ट में सबमिट ना कर दे। और आपको पता है कि आजकल की मीडिया जो है वो कैसे काम करती है, बात सुन करके और उसको टीवी पे चला देती है, पेपर में डाल देती है। एथेंटिकेशन और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जैसी चीज़ें अब धीरे धीरे पत्रकारिता में ख़त्म हो गई हैं, होती जा रही हैं। कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो अपना कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये जब मामला कोर्ट में जाएगा तो संपादक, अगर किसी ने गोरखपुर के एक पेपर में छापा है तो गोरखपुर का कोई संपादक या कोई उसका अथॉरिटेबल पर्सन इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपनी तरफ से जाएगा आप सबके लिए और वहाँ जाकर के वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट देगा, जब उसके पास होगी तब तो देगा। तो ये जो है ना इतना आसान नहीं होगा कि इसको चैलेंज करके ये साबित कर दे कि भर्ती में फ्रॉडबाजी हुई है।
किसी के पास ऐसे जो स्क्रीन शेयरिंग के लिए हैं वो मेरे पास भी आए हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसमें मुझे भी साफ साफ दिखता है कि वो एडिटिंग है। और प्लस ये भी मैं आपको हर बार बताता हूँ कि देखिए, कोई भी ऑथेंटिकेशन तभी मानी जाती है जब उसकी फोरेंसिक एक्सपर्ट से जाँच हो जाए और उसको सर्टिफिकेट मिल जाए, वेरीफाइड सर्टिफिकेट मिलता है तभी माना जाता है। तो अब यहाँ से ये समझिए कि भर्ती किस क्षेत्र में जा रही है, मतलब क्या भर्ती रुकने वाली है। तो यहाँ पे जो एक ग्राउंड जो बन रहा है वो सिर्फ एक ग्राउंड ये है कि वो जांच, वो एजेंसी जिसने एग्जाम कंडक्ट कराया है वो ऑलरेडी कई सारे स्टेट्स में रेड नोटिस पे है और उसके लीगल टेंडर को ख़त्म कर दिया गया उसके टेंडर को। तो ऐसी करप्ट कंपनी को क्यों दिया गया टेंडर, सिर्फ यही एक मुद्दा है जो विषय का है, जिसके ऊपर भर्ती बोर्ड को घेरा जाएगा और भर्ती बोर्ड को इसका जवाब देना पड़ेगा। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है भर्ती बोर्ड को इसका जवाब देने में कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड, आपको मैं बार बार जिक्र करता हूँ झारखंड हाई कोर्ट के जजमेंट की, जहाँ पे झारखंड हाई कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भर्ती कैसे करनी है, उसकी पात्रता कैसे रखनी है और उसको किस तरीके से इंप्लीमेंट कराना है, इसके लिए भर्ती बोर्ड पूरी तरह से स्वतंत्र है। तो इस बात को कोट करके वहाँ भर्ती बोर्ड बचेगा। तो यहाँ से अगर इस ग्राउंड पर देखा जाए, हाँ, अगर जो कि अभी भी जो कह रहे हैं ना कि मतलब जो डेटा जो अभी तक कोर्ट में जो है ना, सिर्फ 4 ऐसे रोल नंबर आए हैं जहाँ तक मेरी जानकारी है जिनके 150 प्लस नंबर है। तो अगर वो सिर्फ 4 ही लोग हैं तो बात वहीं खत्म होती है, क्योंकि 4 लोग हो सकते हैं 5 लाख में, 12 लाख में 4 लोग ऐसे हो सकते हैं। इट्स एक्सेप्शनल केस, तो इसको भी कोर्ट बहुत सीरियस होकर नहीं लेगा। हाँ, अब जहाँ तक आती है कि कोर्ट कर क्या सकता है, देखिए आप लोग हमेशा कहते हैं ना कोर्ट क्या कर सकता है, लेकिन एक बात जानिए, कोर्ट में बहुत पावर होती है। जज साहब को कुछ नहीं करना है, एक पेन से सिर्फ लिख देना है कि इस भर्ती को जांच की तरफ भेजा जाता है या फिर इस भर्ती को रद्द करके दोबारा परीक्षा कराई जाती है, सिर्फ इतना लिखना है। और सुप्रीम कोर्ट भी हाई कोर्ट के जजमेंट को, तो आपको पता है कि रूलिंग है इसके ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट तब तक हाई कोर्ट के जजमेंट को नहीं बदलता है, वहाँ स्टैंड करके रखता है जब तक कि कोई बहुत बड़ा लूपहोल जजमेंट में नहीं दिखता है। ऐसे आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं जो हाई कोर्ट से जाते हैं मामले और एज इट इज वैसे ही सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट करता है। ज़्यादातर मामलों में यही होता है। और जहाँ तक आप सब ये कह रहे हैं ना कि देखिए, ये बात सही है कि मतलब बड़े वकील का एक ओहरा अलग होता है और उनकी बात भी, उनके रखने का तरीका अलग होता है, लेकिन ये कहीं भी नहीं होता है कि कोई कितना भी बड़ा या कोई कितना भी छोटा हो, लास्ट में कोर्ट में एविडेंसेस के ऊपर ही बात होती है। और देखिए होता क्या है कि जो बड़े वकील होते हैं ना, उनको पता होता है कि कौन सा एविडेंस जो है वो कोर्ट में चैलेंजेबल होगा और वो ऐसा ही लेकर जाते हैं, इसलिए वहाँ एडमिसिबल हो जाते हैं एविडेंस। लेकिन ये नहीं है कि कोई कितना भी बड़ा होगा सीधा कोर्ट में जाके बोलेगा जज साहब हमको फैसला लिख कर दे दीजिए और जज साहब उसको लिख कर दे दे। ऐसा होता नहीं है, सारी बहस एविडेंस के ऊपर होती है। अब स्टेट के ऊपर जो केस हुआ है और 4 अदर्स मतलब इंक्लूडिंग भर्ती बोर्ड्स, तो उत्तर प्रदेश के भी वकील आएंगे, 4 और भी वकील आएंगे अलग अलग, वो भी अपना अपना पक्ष रखेंगे। तो जो ये है ना, इस बीच में कहीं से भी मुझे अभी फिलहाल इस भर्ती पे रोक लगनी नहीं दिख रही। हालांकि इससे आप में से कुछ साथियों को दुख हो सकता है, पर जब तक कि कोर्ट जांच का आदेश दे करके जांच की रिपोर्ट सबमिट ना करा ले और उसमें कोई ऐसी प्रामाणिकता ना मिल जाए कि हाँ ऐसी कोई गड़बड़ी सच में हुई है, तब तक ये भर्ती नहीं रुकने वाली है। और आपको पता है कि हमने भर्ती बोर्ड को ऑफिशियल दिया था, उसका भी जवाब हमको शायद अभी तक आ चुका है। अभी दुर्वेश जी से हमारी बात नहीं हुई है, वो कल बोल रहे थे कि हाँ कुछ आया है, तो हम उसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार क्लियरिफाई कर लें कि वो अगर है तो हम आप सबके सामने लेके आ जाएंगे उसको भी। रिजल्ट में देरी हो सकती है, आंसर की में देरी हो रही है, चुनाव, राजनीति, पंचायत, ये सारी चीज़ें एक अलग राजनीति के फैक्टर की वजह से देरी हो रही है, लेकिन इस कोर्ट केस की वजह से आपके रिजल्ट पे कोई देरी नहीं हो रही है, ये आप क्लियर कट समझ लीजिए। और इसका डर, इसका भय जो है ना, वो आप अपने अंदर से निकाल लीजिए। ये भर्ती अगर हो, मतलब भर्ती बोर्ड रिजल्ट निकाल के अपनी तरफ से कर लेगा। प्रक्रिया कोर्ट की देखिए, कहने के लिए बहुत होता है, आपको पता है कि ये केस कब फाइल हो रहा था, पिछले महीने ही खत्म हो रहा था कि बस आज फाइल होने वाला है, कल फाइल होने वाला है, लेकिन होते होते फाइल कब हुआ है ना, फाइनली लिस्टिंग पे आई है। तो इसकी जो हियरिंग की अपडेट्स होगी वो भी मैं आपको दे दूंगा। एक और दुर्वेश शर्मा जी वाली भी हियरिंग होने वाली है, उसकी भी अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा। ये सारी चीज़ें मैं दे दूंगा, लेकिन इस तरीके से आपको सीधा परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं। अगर कुछ भी इसमें आएगा तो मैं खुद हूँ ना आप सबके साथ, मैं आपको बताऊँगा, आपको गाइड करूँगा। तो एकदम से परेशान हो जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और भर्ती एकदम निश्चिंत रहिए, इतनी आसानी से भर्तियाँ लटकती नहीं है। आप टोटल एक ट्रेंड उठाकर देखिएगा तो आपको दिखेगा कि जहाँ जहाँ भी भर्ती बोर्ड से लड़ाई हुई है, लास्ट में ज़्यादातर केसेस में भर्ती बोर्ड ही जीतता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड पहले ही पता रहता है। हम आप आज जा रहे हैं केस करने, भर्ती बोर्ड पिछले 40 साल से इस तरह के केसेस हैंडल करा, तो इसलिए वो पहले से ही वो सारी चीज़ों को कवर करके रखता है, जहाँ से उसको कंप्लेन आने की या जहाँ से उसको फंसने की, वो एक्सपीरियंस से लोग सीखते हैं। तो भर्ती बोर्ड ने हर चीज़, जैसे आप आरआरबी एनटीपीसी वाले मामले में देखिए सब कुछ हो रहा है, लेकिन लीगली आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते, क्योंकि नोटिफिकेशन में क्लियर कट उन्होंने पहले से दे रखा है।
तो इसलिए इतनी आसानी से भर्ती बोर्ड फंसता नहीं और इतनी आसानी से भर्ती बोर्ड हारता नहीं। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए और किसी को भी मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसा होगा तो मैं आपको टाइम से पहले बता दूंगा। अगर भर्ती फंसने जैसी कोई बात होगी तो मैं खुद अगर आपको बता दूंगा कि आप अपनी प्रिपरेशन रोक दीजिए, अभी भर्ती फंसने वाली है। पर जो मेरी सीमित नॉलेज है उसमें मुझे यह भर्ती कोर्ट में फंसने वाली नहीं दिख रही है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा इससे रिलैक्सेशन मिला होगा और आगे की जो भी जानकारी। हाँ, एक चीज़ जो मैं हमेशा बोलता हूँ, भैया कोरोना से खुद को बचा के रखना है। कोविड फैल रहा है, इसको हल्के में मत लीजिए और अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आपके और आपके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके सर पर है। उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने सारी ब्रीफिंग्स दे दी होंगी। आगे अगर आपको कोई और इंक्वायरी होगी तो आपको मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी दे दूंगा, आप वहां पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्टली वहां पूछ सकते हैं। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। चलिए, मिलता हूं फिर आपको अगले अपडेट के साथ, अगर कुछ भी ऐसा होता है तो। और तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें और खुश रहा कीजिए, इतना टेंशन मत लिया कीजिए। प्रणाम।